हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में यहां पर हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर नहीं समझना है, ठीक है। इस हाइड्रो वर्ड का मतलब आप लोगों को समझना है फ्लूइड। अब बात करें बेटा अगर फ्लूइड क्या होता है, तो क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी इस शब्द को सुना है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड, अच्छा वो फ्लड होता है, फ्लूइड नहीं होता है वो फ्लड होता है, फ्लड। बताइए फ्लूइड, हाँ जो बह सकता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो ऑन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर हम अगर आपसे पूछें कि फ्लूइड क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर एनीथिंग दैट कैन फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है फ्लूइड कहलाती है। आप बोलोगे अच्छा सर कौन कौन सी चीजें फ्लो हो सकती हैं, तो अपने नेचर में दो टाइप के ऑब्जेक्ट फ्लो हो सकते हैं, एक तो लिक्विड और दूसरा गैस। रीजन क्या है लिक्विड और गैसेस के फ्लो होने का? इलास्टिसिटी में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई मटेरियल सॉलिड है तो आखिरकार क्यों सॉलिड है? बताइए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं और गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं या बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट जीरो ही होते हैं। आप लोग ये बात समझते हो? तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लूइड क्यों फ्लो हो सकता है होता है, तो आप लोग ये बोलिए ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से ये अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करके नहीं रख पाता। तो आप लोग एक बात बताओ, हमने जब इलास्टिसिटी को पढ़ा था तो इन चीजों पर प्रॉपर डिस्कशन किया था कि लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है, सॉलिड सॉलिड क्यों है। तो हम लोग वहां तक नहीं जाते। बेसिकली आपको जो यूनिट है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा ये हाइड्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है फ्लूइड का, ये डेफिनेशन है फ्लूइड का। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट। अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स में या फ्लूइड डायनेमिक्स के दो चैप्टर आने वाले हैं। एक चैप्टर हम लोगों का रहेगा हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर रहेगा हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोग थ्रस्ट, प्रेशर, इन सारी क्वांटिटीज के बारे में जानोगे। और जब आप लोग हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तब की कहानी क्या है। आपको ये पढ़ के काफी मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि जब फ्लूइड एक बोतल में भरा हुआ है या किसी बर्तन में रखा हुआ है या किसी जगह पर रेस्ट में है, तो आप लोग ये देखते हो कि वो अलग नेचर शो करता है, लेकिन जब वो मोशन में आता है तो वो अलग नेचर शो करता है। जैसे हम आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है आप लोगों के पास इस तरीके का, ऐसा, और यहां पर आपने दो पाइप्स लगाए हुए हैं, यहां पर आपने दो पाइप्स लगाए हुए हैं। अगर आप लोग एक काम करो, यहां पर ऐसे सील बंद करके आप अंदर पानी को भर दो, तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि वाटर दोनों जगह पर बराबर लेवल पर आएगा। ये तो हाइड्रोस्टैटिक्स का केस हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आप लोग ये दोनों माउथ को ओपन करके यहां से फ्लूइड को फ्लो कराने लगो, तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि ये जो फ्लूइड का लेवल है, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वो लेवल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और दूसरा लेवल ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। इसे वेंचुरी मीटर बोलते हैं। हम लोग जब बर्नौलीज थ्योरम को स्टडी करेंगे तब इसे देखेंगे। लेकिन अब आप लोग ये बताइए, तो दोनों में मैकेनिज्म पूरी तरीके से अलग है, ये आप लोगों को अब दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे हम लोग स्टडी करेंगे दो यूनिट्स को, एक हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स। समझ गए? चलिए ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स चालू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, जिसमें पहली क्वांटिटी हम लोग स्टडी करेंगे थ्रस्ट। क्या स्टडी करने वाले बेटा? थ्रस्ट। थ्रस्ट वर्ड आप लोगों ने पहले कभी सुना? थ्रस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? थ्रस्ट क्या होता है? धक्का। ऐसा नहीं, धक्के को पुश बोलते हैं। थ्रस्ट को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। फोर्स क्या होता है? एनी पुश एंड पुल, एनी पुश एंड पुल, ठीक है। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा फोर्स मिले विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसे हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस बोर्ड को अंदर की तरफ धक्का मारते हैं, तो हम इसके ऊपर थ्रस्ट लगाते हैं। हाँ टूट जाएगा, थोड़ी पावर ज़्यादा, थोड़ा और ताकत लगाए दीवार भी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम। देखिए होता क्या है, आप लोग यहाँ पर फोर्स लगाना चालू करते हो। आपने इस बोर्ड की सरफेस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया, आप लोग बोलोगे सर ये थ्रस्ट है। क्या है ये? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का मतलब होता है अ नॉर्मल फोर्स।
नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, अ नॉर्मल फोर्स। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे आप लोगों के पास एक दीवार है, आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, हम बोलेंगे थ्रस्ट कितना, आप बोलिएगा 10 न्यूटन का, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों ने एक काम किया, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, आपने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, थ्रस्ट कितना, 10 न्यूटन का। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देते हो और लेट से ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आप अब अपने फोर्स को रिजॉल्व कर लेना। इधर आने वाला है आपके पास 10 cos 30 और इस डायरेक्शन में आने वाला है 10 sin 30। तो अब जो आप लोगों के पास थ्रस्ट है वो 10 नहीं है, वो 10 sin 30 रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू 5। समझ गए आप लोग? तो अगर आप लोगों के पास कभी फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ना मिले तो रिजॉल्व करके आप लोग फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस पता लगा सकते हो। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये कहानी आप लोगों के पास आती है। सो दिस इज थ्रस्ट। थ्रस्ट के आगे की बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों के पास आता है प्रेशर। अब इसका यूनिट वगैरह हम नहीं लिखाते, आप लोग समझते हो सर फोर्स है तो यूनिट ऑब्वियस है न्यूटन ही होगा। अब ये क्वांटिटी भी वेक्टर ही होने वाली है, कोई दिक्कत की बात। चलिए ठीक, हम लोग बात करते हैं अब दूसरी क्वांटिटी की जिसका नाम है प्रेशर। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका नाम है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, आप लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर वर्ड को पहली बार सुना है। कभी आप लोग ऐसा नोटिस किए हो कि जब आप लोग बाजार गए हो, कभी बाजार गए हो सब्जी खरीदने और एक बैग ले लेते हैं हम लोग, जो घर से झोला लेकर जाते हैं, उस झोले में सब्जी वब्जी ले लीजिए। जब उसका वजन खूब हो जाता है आप लोग लेकर आओ तो हाथ में झोला चुभने लगता है, तो आप उसको ज़मीन पर रखते हो, उसका जो बद्दी होता है उसको खूब ऐसे फैलाते हो और फिर हाथ से पकड़ के लेके आते हो तो हाथ में थोड़ा कम चुभता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है। दूसरा, आप लोग के जो स्कूल बैग्स होते हैं, आप लोग लाए भी हो तो नोटिस करो, जो बैग जिस पोर्शन पे कंधे के कांटेक्ट में होते हैं वो उन जगहों पर बैग को काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है, उसकी जो बद्दी है उसको थोड़ा, उसका एरिया थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि जो रेलगाड़ी, जब ट्रेन कभी चलती है तो जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, उन ट्रेन की पटरियों के बीच में मोटे मोटे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। पहले ये ब्लॉक्स लकड़ी के होते थे, लेकिन पेड़ वगैरह ज़्यादा कटते थे, उसके बजाय अब लकड़ी के ब्लॉक ना करके आजकल कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। कभी नोटिस किया ये ब्लॉक्स क्यों होते हैं? कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि एक कील, उसकी एज को हमेशा शार्प बनाया जाता है, मुंह को हमेशा नुकीला बनाया जाता है, अगर वो ब्लंट हो जाए तो आसानी से दीवार में घुसती नहीं है। आखिरकार ये क्या होता है? आखिरकार ये कैसे होता है? इन सब का राज छुपा हुआ है एक क्वांटिटी के साथ जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर की पहली डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे होता है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट, सॉरी फोर्स ना लिख करके आप यहां पर थ्रस्ट को लिखना, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे कितना पता होना चाहिए? 5। नंबर 1 डेफिनेशन आपके पास हो गई। नंबर 2 आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले को आप लोग समझिए, जैसे आप लोगों से हम ये बोलें कि मान लीजिए आपके पास एक बलून है, एक गुब्बारा है आपके पास, इसमें आप लोगों ने हवा को भरा है और हवा इस बलून को ऊपर की तरफ, इस बलून की बाउंड्री को ऐसे पुश कर रही है और हवा फोर्स लगाती है F न्यूटन का। लेट से इस बलून का सरफेस एरिया A है, तो A एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? F। यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन A। इसे हम लोग बोलेंगे प्रेशर। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर। नाउ हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो प्रेशर का यूनिट आप लोग समझिए फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट बेटा मीटर स्क्वायर। इसके कई सारे और भी यूनिट्स हैं जिन्हें आप लोगों को पता होने चाहिए। एक यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, मतलब ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप लोग पास्कल भी बोल सकते हो। बोलिए कोई दिक्कत की बात? ठीक है, पास्कल के अलावा भी इसके कुछ यूनिट होते हैं। एक यूनिट इसका होता है 1 बार, एक यूनिट इसका होता है टॉर, एक यूनिट इसका होता है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और कभी कभी इसे मरकरी के कभी कभी हम लोग इसको मरकरी स्केल पर भी मेजर करते हैं। अब जब बैरोमीटर स्टडी करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि मरकरी स्केल में कैसे मेजर किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि प्रेशर के कई सारे यूनिट होते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁵ पास्कल, और इसे ही हम लोग 1 बार भी बोलते हैं। ठीक है, टॉर के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट 133 पास्कल, हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग हमें एक बात बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, बहुत अच्छी बात। तो प्रेशर के बारे में बात करें, हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है,
प्रेशर के कितने सारे यूनिट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, सबके बारे में आगे जाके मिलेगा हम लोगों को। और आफ्टर दैट हम लोगों को अब ये स्टडी करना है कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम ही है, mLT-2। इसमें आप एरिया का डिवाइड करोगे तो L इनवर्स बनने वाला है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जैसा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी है, जैसा स्ट्रेस का यूनिट है सिमिलर यूनिट इसका भी है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों के पास है। आफ्टर दैट हम बात करें क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? तो आपको क्या लगता है, वेक्टर है कि स्केलर है? एक्चुअल में प्रेशर ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है। प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है। आप लोगों को बताया था सर टेंसर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। जैसे इस प्रेशर की हम लोग बात करें, आप इमेजिन करो एक बलून है, उस बलून के अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, बाहर से प्रेशर लगाइएगा उसका एरिया कम होता चला जाएगा। डायरेक्शन तो है प्रेशर के पास, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन से ही आप डिसाइड कर रहे हो कि बलून का एरिया बढ़ेगा या घटेगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है, जब प्रेशर कुकर के अंदर से प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर कुकर में लगी हुई जो सीटी है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। डायरेक्शन तो इसके पास है, लेकिन प्रेशर वेक्टर के किसी लॉ को फॉलो नहीं करता। आप इमेजिन करो जैसे इस दरवाजे पर हम फोर्स लगाएंगे तो जब हम दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं तो एक डायरेक्शन में हमने पर्टिकुलर फोर्स को लगाया। इमेजिन करिए इस बलून के अंदर एयर भरी हुई है, वो बलून पर प्रेशर किस डायरेक्शन में लगा रही है? तो आप बोलोगे सर इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है। तो आपको नोटिस हुआ हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। देन यू विल से सर प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी। अगर मान लीजिए आप किसी एग्जाम में बैठे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है प्रेशर इज किस टाइप की क्वांटिटी है, पहला ऑप्शन स्केलर, दूसरा ऑप्शन वेक्टर, तीसरा ऑप्शन टेंसर, तो आप टेंसर को टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में टेंसर ना हो तब आप स्केलर को टिक करोगे। किसे टिक करोगे? स्केलर को। सो यू कैन से प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट रहने वाला है पास्कल। क्या आप मेरी बात समझ गए? नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। चलिए ठीक, तो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने समझा। क्या प्रेशर के कुछ सवाल करवाएं आप लोगों से? करवा दे कुछ सवाल? चलिए ठीक है, इसे हम रब कर दें, इसे रब कर दें। चलिए ठीक है, तो कुछ सवाल करवाते हैं। पहला सवाल तो हम आपसे यही बोलते हैं कि एक हाथी है, ज्यादा मोटी सूढ़ होगी, ठीक है, एक हाथी है, ऐसा हाथी, छोटा हाथी। इस हाथी का वजन है 1000 किलोग्राम। इस हाथी का वजन है 1000 किलो और ये एक पैर पे खड़ा है, सर्कस वाला, ठीक है, एक पैर पे खड़ा है लूला हाथी और इसका वजन है 1000 किलोग्राम, ठीक है। इसके पैर का रेडियस 0.5 मीटर है। फाइंड करो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है जमीन पर। चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, ये कितना प्रेशर लगाएगा जमीन पर? ठीक, तो जरा बता बच्चा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या करने वाले हो? फोर्स अपॉन एरिया। इस हाथी का मास अगर 1000 किलो है तो कितना 1000 जी फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा। जी का वैल्यू हम 10 रख लेते हैं। अपॉन में एरिया कितना होने वाला है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 0.5, इसका स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। दूसरे नंबर पे चलो ठीक, सवाल देखो ऐसा आता है, ठीक है, एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया आप लोगों के पास है 5 मीटर स्क्वायर। इस सरफेस पर कई सारे बच्चे मिलकर इस तरीके से धक्का मारते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स जो लग रहा है दैट इज 100 न्यूटन। टोटल फोर्स लगता है 100 न्यूटन और आप लोगों के पास ये एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो फाइंड प्रेशर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो मान जाए आप लोगों को। फाइंड प्रेशर। तो आप लोग को लगता है 10 आएगा। 100 में आप लोगों ने क्या कर लिया? 5 का डिवाइड कर लिया। यहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो। अच्छा, पहले आप लोगों ने उसे रिजॉल्व किया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई आप लोगों से। एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन ये, आपको ये एंगल 30 दिख रहा है तो ये एंगल 30 होगा। पहले तो आप डायरेक्शन को समझो। तो जो 100 न्यूटन का फोर्स आप लोगों को दिख रहा है उसको जब आप रिजॉल्व करोगे ना तो ऑब्वियस है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 आने वाला है
100 cos 30 इधर और 100 sin 30 आपके पास इधर आएगा। ठीक है, आपका सही गया। 100 sin 30 की बात करोगे तो टोटल फोर्स कितना आएगा बेटा? 50। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जब आप लोगों को प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फोर्स अपॉन एरिया करोगे, आंसर आएगा 10 पास्कल। कोई दिक्कत की बात? चलिए ठीक है। तो अगर आपके पास सवाल ऐसे रिजॉल्व करने को आए तो भी कर लोगे। मान लीजिए हम आप लोगों के सामने ऐसा कर दें, कभी हम आप लोगों को फोर्स दे दें वेक्टर फॉर्म में, हम बोल दें 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और एरिया की वैल्यू है 2। तो ऐसे सिनेरियो में पहले तो आप लोग क्या करो, अगर एरिया वेक्टर फॉर्म में देता है तब सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोगों को वो फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना पड़ता है। दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं देते क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। दूसरा, अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो जस्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, फोर्स में एरिया का भाग लगा और आंसर फटाक से आपके पास आ जाएगा। तो हमें एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को देख के क्या लगता है, प्रेशर बढ़ाने के लिए एरिया क्या करें, बढ़ाएं कि घटा दें? घटा दें। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी नेल का कील का जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो हमेशा ही काफ़ी शार्प रखा जाता है, उसका एरिया कम किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाकू होती है उसके भी ब्लेड को हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसका एरिया कम रखते हैं, क्योंकि कम एरिया की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और चीज़ें आसानी से कट जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पर हमेशा कुछ ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। अब तो कंक्रीट के ब्लॉक्स लगते हैं। उन कंक्रीट के ब्लॉक्स का एरिया काफ़ी हाई होता है। जब ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है, अगर हम लोग उन कंक्रीट के ब्लॉक्स को नहीं लगाएंगे तो इमेजिन करो वो लोहे की जो पटरी है उसके ऊपर ट्रेन आएगी, वो ज़मीन के अंदर धस जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, दोबारा ट्रेन नहीं निकल पाएगी उसके ऊपर। तो हम लोग उसके ऊपर ब्लॉक्स लगाते हैं। ब्लॉक्स लगाने की वजह से जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उन ब्लॉक्स का एरिया ज़्यादा है। प्रेशर कम होने की वजह से वो ज़मीन पर नहीं धसते। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चलो अच्छा ये बताओ, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो गिट्टी क्यों डाली जाती है? पत्थर पड़े होते बहुत सारे, वो क्यों डाले जाते हैं? मिट्टी क्यों नहीं रखते? हाँ, एक बात है, मिट्टी उड़ेगी भाई, रेलगाड़ी के ना ड्राइवर के आंख में जा सकती है, उस बेचारे को दिखेगा नहीं कि एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा वाला जवाब वो दे सकता है? पानी बरसने लगा तो मिट्टी कीचड़ बन जाएगा, ट्रेन फिसल के गिर सकती है ना? ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक 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 बेटा, हमें लगता है कि या तो हम ही गलत जगह आ गए, हमें इलाज करा के आना चाहिए थोड़ा कुछ गलत हमने सीख लिया। खैर कोई बात नहीं। देखो, 2-3 इसके रीजंस होते हैं। अगर आप देखो, जैसे मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर ये नेचर है, वो धस ज़्यादा जाती है। आप मिट्टी को कितना भी कूट लो, मिट्टी को कितना भी आप उसे टाइटली पैक कर लो, लेकिन उसको आप कंप्रेस कर ही सकते हो। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स रख देते हैं, जिनकी वजह से स्टोन के एजेस में, स्टोन में कोर्स होते हैं, एजेस में फंस जाते हैं वुडन ब्लॉक्स। तो जिस वजह से अगर ट्रेन ऊपर से निकली तो वहाँ पर जो धंसने के चांसेस है वो कम होते हैं। नंबर 1 ये। दूसरा, आप लोग एक बात इमेजिन करो, अगर मान लो किसी रेलवे ट्रैक पर 1 साल कुछ रेलगाड़ी ना चले और वहाँ पर ये स्टोन्स नहीं पड़े थे, तो वहाँ तो बीच में पेड़ पौधे उग जाएंगे, और पेड़ पौधे उग जाएंगे तो चलो, कभी ट्रेन जल रही है, एक ट्रेन 1 साल तक नहीं चली, अगली बार आए तो आम लगे पेड़ों में, रेलगाड़ी के यात्री कह रहे अरे ये क्या, हम तो किसी जंगल में आ गए, ये भी तो होगा। तो इसलिए वेजिटेशन को रोकने के लिए भी ये ऐसा किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये 2 काम होते हैं, इसे आप लोग समझ जाइए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को। अब प्रेशर की बात करें तो हम लोगों को स्टडी करना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड का प्रेशर मीनिंग, इमेजिन करो हम लोगों के पास एक बर्तन है, फ्लूइड प्रेशर को ही पढ़ना है। एक बर्तन है, प्रेशर इन फ्लूइड चैम्बर। एक बर्तन है और इस बर्तन में आप लोग किसी लिक्विड को, किसी फ्लूइड को भर देते हो। फ्लूइड को भरने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये पता लगाते हो कि सर इस फ्लूइड ने इस बर्तन के बेस पर कितना प्रेशर लगाया। पहले तो आप ये सोचो क्या कुछ प्रेशर लगाया भी होगा, ऑब्वियस है लगाया होगा। एक बर्तन में अगर आप लोगों ने किसी फ्लूइड को भरा है तो ये फ्लूइड इस बर्तन को अपने वेट की वजह से नीचे प्रेस तो करने ही वाला है, और अपने इस बेस का कुछ एरिया भी है। लेट्स से इस बेस का एरिया है A और फ्लूइड भरा हुआ है H हाइट तक, ठीक है। फ्लूइड कहाँ तक भरा हुआ है? H हाइट तक। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ प्रेशर कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर प्रेशर का फंडा तो सिंपल है, आप पहले फोर्स पता लगाओ और फोर्स में आप लोग एरिया का भाग लगा दो। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर बेटा अगर हम लोगों को फोर्स को पता लगाना है, लेट्स से इस लिक्विड कॉलम में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका मास m है, ठीक है।
तो पूरे बेस पर आप लोग देखो पूरा का पूरा लिक्विड लोड लगाएगा, मीनिंग डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg, और हम लोग इस जगह पर फोर्स के प्लेस पर mg को पुट करते हैं, अपॉन में एरिया को रख लेते हैं, और आप लोगों के पास ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। इस प्रेशर के फॉर्मूले को आप देख के बोलते हो सर ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हमें मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले का दोगे तो आप हमें 2-3 चीज़ें बता दो। नंबर 1, आप हमको ये बता दो कि बर्तन में लिक्विड कितना किलोग्राम रखा हुआ है। दूसरा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो हमको पता ही है, साथ में आप बेस का एरिया बता दो, और आप आसानी से प्रेशर की वैल्यू हमको बता दोगे। समझने वाली बात यह है कि जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ना तो आप लोगों को फ्लूइड का मास पता चलेगा और ना तो आपको बेस का एरिया पता चलेगा, तब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई है जिसे कहा जाता है डेंसिटी। इधर हम डेंसिटी लिखते हैं, दिख रहा है इसमें, ठीक। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। जैसे इस क्लास में अभी टोटल 12 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इमेजिन कर लो 12 बच्चे बैठे हुए हैं। इस क्लास में अगर टोटल 12 बच्चे बैठे हुए हैं और 12 बच्चों को हम दूर दूर बैठा दें, तो आप लोग बोलोगे सर दूर दूर 12 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ डेंसिटी काफ़ी कम है, जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर दूर है। अब एक काम करते हैं, इसी क्लास में मान लो 200 बच्चे आ गए, और 200 बच्चों में क्या होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे पास पास आ जाएंगे, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 2 मटेरियल्स हैं, एक मटेरियल आपके पास आता है लेड और दूसरा मटेरियल आपके पास आता है लिथियम। दोनों में अंतर पता क्या है? लेड के एटम ऐसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब यह है कि उनके एटम्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। हम लोग बोलेंगे सर लेड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लिथियम की बात करोगे तो लिथियम में एटम्स के बीच का गैप काफ़ी हाई होता है, एक एटम दूसरे एटम से काफ़ी दूर होता है। हम लोग बोलेंगे सर लिथियम का डेंसिटी कम है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अगर कभी हमसे कोई बोल देगा कि सर डेंसिटी हाई है, तो हम समझ जाएंगे कि एटम्स पास पास आगे होंगे। डेंसिटी लो हो गई तो हम समझ जाएंगे कि एटम दूर दूर हो गए होंगे। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? अगर हम आपसे क्वेश्चन पेपर बना के पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, तो आप क्या लिखोगे? सर एटम का पास पास होना। ऐसा नहीं है। तो आप लोग डेंसिटी का मतलब क्या लिखोगे? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास एक्वायर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को पहले लिखते हैं, फिर समझने पर आते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसे डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, डेंसिटी बोल दो, क्या जा रहा बोलने में। देखिए तो डेंसिटी हम लोगों के पास आ गई। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो 5 चीजें पता करते हो। नंबर 1 डेफिनेशन, डेफिनेशन आपके पास डेंसिटी का हो गया। नंबर 2 आप लोग बोलते हो सर हमको एक बात बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप लोग ये मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास m, वॉल्यूम v, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा बेटा? m/v। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए सिंबल रो, इसे बोला जाता है रो, RHO। ठीक है, यूनिट की बात करोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कभी कभी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आपको मिल सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिट को चेंज करना सीखेंगे। अभी आप लोग ये समझ जाओ इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात करें अगर हम लोग इसके बाद इसके डायमेंशन की, तो आप लोग देख सकते हो किलोग्राम के लिए हो जाएगा m, मीटर क्यूब के लिए L-3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी है स्केलर क्योंकि अल्टीमेटली ये मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात करें डेंसिटी कितने टाइप की होती है, तो डेंसिटी होती है 3 टाइप की। नंबर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, नंबर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, नंबर 3 जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज डेंसिटी। पहले तो डेंसिटी पर चर्चा करेंगे, फिर इसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। उससे पहले ये बताओ, अगर हम आप लोगों से बोलें कि चलो आपको पानी की डेंसिटी निकालनी है, तो कैसे आप लोग पानी की डेंसिटी निकाल सकते हो? कोई तरीका है आपके पास? आप पानी का मास पता लगाओगे, वॉल्यूम पता लगाओगे। आपने एक बर्तन में पानी को भरा, बर्तन में पानी को भरने के बाद आपने उस पानी के मास को किसी तरीके से पता लगाया और जो भी पानी का वॉल्यूम था उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आपने डिवाइड कर लिया। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास पानी का डेंसिटी आ जाएगा। दूसरा तरीका आप यहाँ ऐसे बोल दो कि सर हम एक बर्तन बनाएंगे जिस बर्तन की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, मतलब बर्तन का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब वाले बर्तन के अंदर हम पानी को भर देंगे और हम इसका वजन कर लेंगे। तो 1 मीटर क्यूब वाले बर्तन के अंदर जितना भी पानी का वजन आएगा उसे हम लोग बोल देंगे सर ये पानी की डेंसिटी हो गई। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है।
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी आती है। ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, कोई ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि डेंसिटी इस तरीके से निकालनी है। एक तरीका यह है डेंसिटी निकालने का, इसे हम लोग बोलते हैं सर दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास, आपसे बोला गया कि जाओ, आपके पास एक मरकरी का सैंपल आ गया, हमने एक बर्तन में भर के आपको मरकरी दे दिया, हमने कहा जाइए मरकरी का डेंसिटी पता लगा के लाओ। आपने एक बर्तन में मरकरी को भरा, उसका मास पता लगाया, फिर वॉल्यूम पता लगाया, मास अपॉन वॉल्यूम करके आप मरकरी का डेंसिटी पता लगा लेते हो। डेंसिटी पता लगाने लिए आप पता लगाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरा, एक दूसरा टर्म आता है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है, ये डेंसिटी हम रब कर दें, ये तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है द रेशियो ऑफ density of material and density of water. The ratio of density of material and density of water is known as relative density. ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर वाटर की ही डेंसिटी को क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि अपने आसपास जो हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को देखते हैं, एयर की बात नहीं कर रहे, देखते हैं, वो क्या है? वाटर, ठीक है। तो हम लोग वाटर, किसी चीज़ को अभी इसमें फ्लोटेशन को देखेंगे, किसी चीज़ को वाटर में डुबो देंगे, कोई चीज़ वाटर के ऊपर तैरेगी, तो मोस्टली हम लोगों के साथ वाटर ही आने वाला है। आगे जाके रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगी। जब आप लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ोगे तो रिलेटिव डेंसिटी को देख के आप बता दोगे ये मटेरियल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या पानी के अंदर डूब जाएगा, आसानी से इन चीज़ों को आप बता पाओगे। तो देखिए, अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो अगर आपको किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो आप उस मटेरियल की डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर का डिवाइड कर दो। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि एक सिंपल रेशियो है, जिसका दोनों सिमिलर यूनिट वाली क्वांटिटीज़ का रेशियो है, ना तो इसका कोई यूनिट है ना तो इसका कोई डायमेंशन है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी भी हम लोग समझ गए। एक तीसरा तरीके का डेंसिटी अपने पास आता है जिसे कहा जाता है एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोगों के पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स की एवरेज डेंसिटी हम लोगों को पता लगानी है। आप एक काम करते हो, इस बॉक्स को लेकर आते हो, इस बॉक्स में अभी तो चौक भरी हुई है, आपने उस चौक को निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। अंदर आपने 2-3 चौक के पीसेस को छोड़ा हुआ है। हम बोलते हैं कि जाओ इसका डेंसिटी पता लगाओ। आपने इसका वेट किया, आपने इसका मास निकाला, और मास निकालने के बाद लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को निकाल लिया। मास अपॉन वॉल्यूम आप लोग करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम करके आप लोग ये पता कर लेते हो कि सर इसका डेंसिटी कितना है। लेकिन जब आप लोग इसका डेंसिटी पता लगा रहे हो तो क्या आपने पेपर की डेंसिटी पता लगाई? नहीं। आपने पेपर के अंदर भरी हुई एयर की डेंसिटी पता लगाई? ऐसा भी नहीं है। आपने बॉक्स के अंदर रखी हुई चौक की डेंसिटी पता लगाई? ऐसा भी नहीं है। आपने यहाँ पर तीनों को कंबाइन किया। ये पेपर का बना हुआ था, अंदर कुछ चौक रखी हुई थी और कुछ एयर भी थी। जब आप मास निकालते हो तो तीनों का ही मास आता है, जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम आता है, और आप जब डेंसिटी निकालते हो तो तीनों क्वांटिटीज की एक एवरेज डेंसिटी आपके पास आएगी। इस डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज डेंसिटी। समझ में आई बात आपको? एवरेज डेंसिटी को आप लोग आसानी से वेरी कर सकते हो। आपने जस्ट चौक उठाई, इसके अंदर भर दी, मास इसका बढ़ जाएगा, मास बढ़ते ही डेंसिटी बढ़ जाएगी। आपने क्या किया? अंदर पूरा खाली कर दिया, एयर की मात्रा बढ़ गई। आप लोग बोलोगे सर इसका डेंसिटी कम हो गया है। तो आप जब अब डेंसिटी निकाल रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी नहीं है। इन दिस सिनेरियो यू विल प्रोनाउंस सर इट इज एवरेज डेंसिटी। क्या बोलोगे? एवरेज डेंसिटी। लेकिन जैसे हम आपको बोल दें कि जाओ लोहे की डेंसिटी निकालो, आयरन का डेंसिटी निकालिए, तो आप उस सिनेरियो में सिर्फ आयरन को यूज कर रहे हो, वहां पर ना तो एयर इन्वॉल्व है, ना तो चौक इन्वॉल्व है, ना तो पेपर इन्वॉल्व है। देन यू विल प्रोनाउंस सर इट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। समझ गए? रिलेटिव डेंसिटी में तो आप लोग वाटर की डेंसिटी का डिवाइड करने वाले हो। तो कितने टाइप की डेंसिटी होती है बेटा? 3 प्रकार की। चलिए ठीक है, तो तीनों प्रकार की डेंसिटीज को हम लोगों ने समझा। अब इन तीनों डेंसिटीज के बाद हम लोग इधर वापस से आते हैं। हमने बोला ठीक है सर, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मीनिंग अगर हम लोगों को मास की वैल्यू निकालनी है तो इट कम्स टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मास की वैल्यू निकालेंगे, मास का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम लोग मास के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन में एरिया आ जाएगा, और P के प्लेस पर आप देखिए रो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट
into G by A and A will cancel out and you will get pressure is equal to rho into G into H. So this is formula for pressure in a fluid column, in a fluid kept inside any vessel आप लोग बोल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई एक बर्तन आ जाए, जिस बर्तन में h ऊंचाई तक कोई फ्लूइड भरा है, तो वो फ्लूइड अपने बेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो जी इंटू एच। समझ गए? अच्छा ठीक है, रो जी एच प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, आप लोगों से बोला जाएगा कि एक बर्तन है, इस बर्तन में 10 मीटर ऊंचाई तक फ्लूइड को भरा है, बताइए बेस पर कितना प्रेशर लगेगा। क्या बेस के एरिया से कोई लेना देना है? क्या फ्लूइड के मास से कोई लेना देना है? नहीं, सिर्फ आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। आपको डेंसिटी बोल दिया गया 1.3 इंटू 10⁻³ जाइए प्रेशर पता लगा के बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रो का वैल्यू, जिसे डेंसिटी को डी लिखा है, इसी को आप लोग रो लिख सकते हो। रो का वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻³, जी के प्लेस पे 10 रखो, एच के प्लेस पे 10 रखो एंड यू विल गेट 1.3 इंटू 10⁵। So this is formula for pressure exerted on the base of any fluid column। समझ गए आप लोग? ठीक है, आप एक बात बताइए, इस फॉर्मूले को देख के क्या आपको ये लगता है कि अगर बेस का एरिया कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या बेस का एरिया कम या ज़्यादा होने पर क्या प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या इस फॉर्मूले को देखकर आपको ये लगता है कि बेस का शेप कुछ बदल जाए? मीनिंग कोई बर्तन है जिसका बेस का एरिया आपके पास रेक्टेंगुलर है, कोई बर्तन है जिसका बेस का एरिया आप लोगों के पास सर्कुलर है, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ना तो बेस के एरिया से कोई इंपैक्ट पड़ता है, ना तो एरिया के टाइप से इंपैक्ट पड़ता है। बस इंपैक्ट पड़ता है तो इस बात पर कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, इंपैक्ट पड़ता है तो इस बात पर कि फ्लूइड कितनी हाइट तक भरा हुआ है। अगर हाइट की वैल्यू को आप चेंज करोगे तो फ्लूइड की वैल्यू, तो प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसके बाद अब